हेलो, स्वागत है आप सभी का आज के रिवीजन क्लास में। पिछले क्लास में हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1853 तक रिवाइज कर लिए थे। आज उससे आगे देखेंगे। तो अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद ये एक्ट आया था। और इस एक्ट में क्या था? दिस एक्ट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी इससे पहले इंडिया पर राज करती थी, इसको एबॉलिश कर दिया गया एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रिवेन्यूज टू द ब्रिटिश क्राउन। और जो ये पावर्स थे सारे जो है ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट का नाम रखा गया था, या इसको और बोलते हैं गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नर जनरल वाज मेड द वाइसराय ऑफ इंडिया। इससे पहले जो गवर्नर जनरल था उसका नाम अब वाइसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। और इस तरह से लॉर्ड कैनिंग जो इससे पहले गवर्नर जनरल थे, ये पहले वाइसराय बने इंडिया के। इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of हर मैजेस्टी। तो अब जो इसके बाद जो इंडिया का गवर्नेंस है वो हर मैजेस्टी यानी कि क्वीन के नाम से चलने वाला था। द पावर्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन वर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय न्यू ऑफिस द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और जो ब्रिटिश क्राउन का पावर था ये अब एक नया ऑफिस बना दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इसके द्वारा अब ये पावर एक्सरसाइज किया जाने लगा। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर था। ही वाज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ इंडिया हैविंग 15 मेंबर्स। और उसके असिस्टेंस के लिए एक द काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया, उसमें 15 मेंबर था और ये उसको असिस्ट करता था। ही वाज वेस्टेड द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसका पूरा कंप्लीट अथॉरिटी था, कंप्लीट कंट्रोल था थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था जो अब वाइसराय बन गया था उसके थ्रू ये उसका टोटल और कंप्लीट कंट्रोल था। उसके बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या था? इट रिवर्ट्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज दैट स्टार्टेड फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए 1773 में क्या किया गया था? जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी था इसके बहुत सारे पावर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। यानी कि एक तरह से सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था। और ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया इसमें इस ट्रेंड को रिवर्स कर दिया गया। दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन 1937। और ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पावर देते हुए प्रोविंसेस को लास्ट में 1937 में टोटल पावर या लगभग इंटरनल ऑटोनॉमी यानी कि पूरी तरह से आंतरिक मामले में उसको अपना राइट मिल गया। ये इम्पावर किया था, इम्पावर्ड द वाइसराय टू नॉमिनेट सम इंडियंस एज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अंडर हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। ये वाइसराय को पावर दिया था कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को वो अपने एक्सटेंडेड काउंसिल में रखे। और इस तरह से 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया। पहले थे इसमें 3 थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। द एक्ट इज इस्टेब्लिश द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। इस एक्ट से ही पोर्टफोलियो सिस्टम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। नेक्स्ट है इम्पावर्ड द वाइसराय ऑफ इंडिया टू इशू ऑर्डिनेंसेस इन इमरजेंसी विदाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है अगर इमरजेंसी है तो इसके कंकरेंस के बिना भी जो वाइसराय है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। और इस ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी था 6 मंथ एंड विथ ए वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ के बाद उसको काउंसिल से पास कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहली बार इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रावधान किया गया। द मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड बाय म्यूनसिपैलिटीज, मार्चेंट बॉडीज एंड यूनिवर्सिटीज़। यहाँ से मेंबर्स इलेक्ट होने थे और ये
इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट का प्रावधान इसमें किया गया, लेकिन इसमें कहीं भी इलेक्शन वर्ड का नाम नहीं था। मैं बोल रहा द वर्ड इलेक्शन वाज हाउएवर नॉट यूज्ड इन द एक्ट। इस एक्ट में कहीं भी इलेक्शन वर्ड का यूज नहीं किया गया था। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट मेंटेन्ड द ऑफिशियल मेजोरिटी। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर था उसका संख्या बढ़ाया गया, लेकिन मेजोरिटी फिर भी ऑफिशियल मेंबर का ही रखा गया। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इससे क्या क्या, इसके थ्रू क्या क्या किया गया? द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर वाज इंक्रीज फ्रॉम 16 टू 60। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था सेंटर लेवल पे, उसको जो है उसका संख्या बढ़ा के 16 से 60 कर दिया गया। द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान अधिकार दिया गया, और इसीलिए इससे जो है ये एक तरह से लीगलाइज कर दिया गया कम्युनलिज्म को, और इसीलिए जो लॉर्ड मिंटो उस समय का जो वाइसराय थे उनको फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी कहा जाता है। इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट के थ्रू भी जो है जो सेंट्रल काउंसिल था, लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसमें ऑफिशियल मेजोरिटी रहा, लेकिन बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। लेकिन प्रोविंस राज्य लेवल पे क्या किया गया? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को का मेजोरिटी अलाउ कर दिया गया। नेक्स्ट है इट प्रोवाइडेड फॉर फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ द काउंसिल ऑफ द वाइसराय एंड गवर्नर्स। जो गवर्नर्स थे और जो वाइसराय था, इसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें अब इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, और इस तरह से पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ज्वाइन किए थे, और ये इसको अपॉइंट किया गया था। ही वाज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर, और इसको एज अ लॉ मेंबर अपॉइंटेड किया गया था। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट का नाम, इसको हम लोग ऐसे भी जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन कंट्री। ये जो था सेंटर पे जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इसको हटा करके बाइकैमरलिज्म किया गया, यानी कि दो हाउस, सेंट्रल लेवल पे दो हाउस का स्थापना किया गया। पहले जो एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली। जो काउंसिल ऑफ स्टेट था इसको अपर हाउस बोला गया, इसके मेंबर्स 5 साल के लिए आते थे, और जो दूसरा था लोअर हाउस, इसका मेंबर 3 साल के लिए आते थे। इसमें टोटल 144 सीट्स था, जिसमें 40 था नॉमिनेटेड और 104 था इलेक्टेड। नेक्स्ट है द एक्ट प्रोवाइडेड ए डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द प्रोविंसेस। जो राज्य लेवल पर था, यहाँ पर ये डायरकी का स्थापना किया गया। डायरकी मीन्स क्या किया गया? जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, जिस पर प्रोविंस अपना कानून बना सकता था, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक ट्रांसफर्ड लिस्ट बनाया गया और एक रिजर्व लिस्ट बनाया गया। जो रिजर्व लिस्ट था उस पर गवर्नर अपने काउंसिल के हिसाब से रूल करता था, और जो दूसरा ट्रांसफर्ड लिस्ट था उसमें जो इलेक्टेड मेंबर था, वो इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स बन रहा था, वो ट्रांसफर्ड लिस्ट पर रूल बनाते थे, और जो रिजर्व लिस्ट था उस पर गवर्नर रूल बनाते थे। तो इस तरह से जो 1919 का एक्ट था उसमें डायरकी का स्थापना किया गया एट प्रोविंसेस। इट प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये एक पब्लिक सर्विस कमीशन के बनाने का आदेश दिया इसमें, इसके थ्रू। हेंस ए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेटअप इन 1926, और इस कारण से एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। किसके लिए? सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के लिए।
इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। जो देखिए 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको ये एक्सटेंड किया। पहले केवल मुस्लिम को था, अब ये कैसे एक्सटेंड किया? बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया था केवल मुस्लिम को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, इसमें उसको आगे बढ़ाया गया और किसको किसको दिया गया? सिख को, इंडियन क्रिश्चियंस को और एंग्लो इंडियंस को। तो ये था आज का रिवीजन क्लास। जो बाकी बच गया है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।